हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस वक्त जिस युद्ध पर सारी दुनिया की नजर है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है, बयान दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। अब तक 15 उड़ानें भारतीयों को वापस लाई हैं, ये विदेश मंत्रालय ने बताया। 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,350 भारतीय अब तक वतन वापसी कर चुके हैं। दवाएं और राहत सामग्री यूक्रेन भेजी गई है। 24 घंटे में 15 और उड़ानें भारतीयों को वापसी के लिए वहां जाने वाली हैं। तो विदेश मंत्रालय ने देश को बताया है कि क्या प्रयास ऑपरेशन गंगा के तहत किए जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स और होंगी जो भारतीयों को वापस लाएंगी। अब तक कितने भारतीय निकाले गए इसकी भी जानकारी दी। 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है और 3,350 भारतीय लौट चुके हैं। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर के सियासत जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कि अफवाह क्यों फैला रहे हैं, कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई। केवल महोत्सव में थोड़ा फेरबदल करना पड़ा है ताकि भगदड़ ना मचे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष नहीं बटेगा तो कब बटेगा। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज सीहोर जाकर महाराज जी से मिलेगा। विजयवर्गीय ने एक दिन पहले ही सीएम को पत्र लिखकर कथा निरस्त करने पर सीहोर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए थे। सिर्फ रुद्राक्ष बटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। सिर्फ ट्विटर पर बैठकर वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। ये विघ्न डालने का जैसा कैसे है, खुद माफी मांग रहे हैं, वो रोक दिया। और इनके वरिष्ठ नेता जो कि बंगाल के प्रभारी थे, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, रुष्ट होकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये रुद्राक्ष बांटने और कथा पे रोक कैसे लगाई। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बताया नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ 2 साल से खाली विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत तेज है। विधानसभा उपाध्यक्ष न होने से विधानसभा का काम प्रभावित हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को भी अब 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलना चाहिए। ये प्रदेश में शुरू से परंपरा रही है। पिछली बार अगर बीजेपी स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारती तो उपाध्यक्ष पद बीजेपी को देते, लेकिन परंपरा बीजेपी ने तोड़ी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कांग्रेस उपाध्यक्ष पद को लेकर परंपरा की दुहाई दे रही। 15 महीने की सरकार में उपाध्यक्ष किस पार्टी का था, कांग्रेस ये क्यों नहीं सोचती। उपाध्यक्ष का पद तो विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है। अभी इनके यहाँ इतना द्वंद है कि इनको समझ में नहीं आ रही कि एक बड़ी मुश्किल से पद आने की स्थिति हो रही है। जो वरिष्ठ नेता बचे हुए हैं 8-10 जिनको मंत्री नहीं बनाया, उनमें किसको दिया जाए। परंपरा का हवाला दे रही है वो। तो बताइए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो भाजपा का कौन उपाध्यक्ष था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये इस तरह की जो मिथ्या बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी प्रार्थना है उनसे, ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने थोड़ी तोड़ी है। जब उनने तोड़ी है तो हम निभाएंगे। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, सत्र के पहले बहुत से मुद्दे हैं जो गरमा रहे हैं, खासतौर पर सदन से जुड़े या पदों से जुड़े, और अब एक उपाध्यक्ष पद को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ गई।
देखिए, बिल्कुल पुनीत, बात करें तो पिछले सत्र के मुकाबले इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मध्य प्रदेश विधानसभा को उसका नया उपाध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सरकार बनी है तब से विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। और उसके पीछे की जो बात बताई जा रही थी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत थी। पहले मंत्रिमंडल में तमाम दावेदार सीनियर नेताओं की जो दावेदारी थी उसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सीनियर नेता उपाध्यक्ष के बजाय मंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद में सीनियर नेताओं को मंत्री पद की जगह नहीं मिली, तो उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों को लेकर भी कई नेताओं की चर्चा चली। हालांकि अध्यक्ष का चयन हो चुका है और अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष कौन बनेगा इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। और पिछले 2 सत्र जो हैं बिना उपाध्यक्ष के मध्य प्रदेश के विधानसभा के संचालित हुए हैं। लिहाजा इस बार बजट सत्र लंबा सत्र और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन इस बार किया जाएगा। हालांकि बहुमत बीजेपी के पास में और बीजेपी को यह तय करना है कि उपाध्यक्ष का पद किसको दें। आमतौर पर जो परंपरा हमेशा विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दिए जाने की चली आती थी, उस पर लेकर कांग्रेस को शायद ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष पद शायद बीजेपी दे। हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय उपाध्यक्ष हिना कांवरे को बनाया गया था। हालांकि ये निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष हिना कांवरे निर्वाचित हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। और उसके बाद में जो एक परंपरा लंबे समय से मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर चली आ रही थी, उस परंपरा को कहना चाहिए कि एक ब्रेक या परंपरा टूटी। उसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी का ही नया उपाध्यक्ष बनेगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी बीजेपी को परंपरा की दुहाई दे रही है, पर उपाध्यक्ष कौन होगा इस बात के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बीजेपी में अगर बात करें तो कई सीनियर नेताओं के नाम सामने निकल कर आए हैं, पर लेकिन सहमति अभी तक किसी एक नाम पर नहीं बन पाई है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें आम सहमति के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बीजेपी का बहुमत है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखा था। पर लेकिन नाम कौन सा हो इस बात को लेकर अभी भी जो है सस्पेंस बरकरार है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पद के लिए अपने अपने जो कहना चाहिए खेमा है उसकी ओर से दावेदारी जता रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो दावेदार दोनों पक्षों में हैं और परंपरा की दुहाई। अब देखना होगा कि किसको ये पद मिलता है, और पहले ही इस बात के हालांकि संकेत मिलने दोनों तरफ से शुरू हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शिवराज सरकार अब हर जिले को अपने खुद की पहचान से जोड़ने में जुट गई है और इसी क्रम में हर जिले का गौरव दिवस मनेगा। ये गौरव दिवस उस जिले में किस महापुरुष के नाम पर होगा, इसको लेकर कुछ जगहों पर गफलत की स्थिति है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां निकायों ने तय कर लिया, लेकिन ग्वालियर ऐसा जिला है जहां नाम को लेकर पेंच फंस गया है। वजह ये, सिंधिया समर्थक चाहते हैं कि ग्वालियर का गौरव दिवस जो है सिंधिया परिवार के नाम पर हो, तो बीजेपी और आरएसएस अटल जी के नाम को इसमें जोड़ना चाहती है। कांग्रेस रानी लक्ष्मीबाई के नाम का समर्थन करती है। अब ग्वालियर निकाय के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो किसके नाम पर अपना गौरव दिवस मनाएगा। जैसा मैंने कहा, बैठक में ये तय होगा कि कौन सा दिन उपयुक्त होगा ग्वालियर के गौरव के दिवस के रूप में मनाने के लिए। उस पर सबकी सहमति बनेगी, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। तो चूंकि अटल जी की जन्मस्थली कर्मस्थली ग्वालियर रही है और वे भारत रत्न है, और उस प्रकार का नेता जो अटल जी का जो एक विराट व्यक्तित्व था, जो उनकी आभा थी, एक विश्व के नेता के रूप में जाने जाते थे, तो मेरा तो अभिमत मैंने दिया था कि ये गौरव दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, उस दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया ग्वालियर की धरती पर। उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। तो बलिदान जिसने बलिदान दिया, जिसने वीरांगना ने, उसके नाम पर ग्वालियर में गौरव दिवस मनाना चाहिए। भोपाल में गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सभागार में पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आयोजन स्थल का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों के शामिल होने का अनुमान लगाया है। पहली बार है जब इस सम्मेलन में पूर्व विधायकों की समस्याओं पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए विधायकों की समस्या पर बात तो होगी, साथ ही इस बार बजट सत्र में कई और भी नवाचार होंगे। ये हाल तो इसलिए इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि 9 तारीख को उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट मंत्री, उत्कृष्ट अधिकारी, पत्रकार सबका पुरस्कार वितरण होना है। तो हमारे माननीय लोकसभा के स्पीकर साहब आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी का जायजा ले रहे हैं कि कैसे करना, क्या करना। और सत्र में करीब 4,500 के आसपास प्रश्न आ चुके हैं, उसमें से अतारांकित आधे हैं, आधा अतारांकित है। भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की समर्थक हैं। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विश्वास पात्र भी माना जाता है। एआईसीसी ने 23 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को पद से हटाते हुए 4 वरिष्ठ उपाध्यक्षों को छोड़कर बाकी इकाई को भंग कर दिया था। इसके बाद से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद प्रारंभ हो गई थी। महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी ये है कि हम जो आधी आबादी हैं प्रदेश की, हम आधी आबादी पूरी सक्रियता के साथ कांग्रेस संगठन के साथ मिलजुल कर काम करें और कांग्रेस संगठन को न केवल मजबूती प्रदान करें बल्कि आने वाले चुनाव में हम सफलता दिलाते हुए सरकार बनवाएं। मध्य प्रदेश में अधिकार वापस दिए जाने को लेकर मांग मुखर हो रही है। नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों ने अब एक बार फिर से मोर्चा संभाला है। पंचायतों के पूर्व जनप्रतिनिधियों को मिले अधिकार की तर्ज पर नगरपालिका और नगर परिषद के पूर्व जनप्रतिनिधि सरकार से अपने अधिकार वापसी की मांग कर रहे हैं। भोपाल में इस मांग को लेकर पूर्व अध्यक्षों पार्षदों ने एक बार फिर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की सरकार से मांग है, चुनाव कराओ या अधिकार दो। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। 2 साल से कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं जनता का, जनता भटक रही है, योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो, या तो चुनाव हो या जिस तरह पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं उसी तरह अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए, जिस तरह से सुचारू रूप से नगरपालिका चल सके, लोगों को सुनवाई हो सके, लोगों का छोटे छोटे कामों में भटकना न पड़े। मध्य प्रदेश में अगले महीने से बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। जबलपुर कलेक्टर दफ्तर के पास एकजुट हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध किया। सामाजिक संगठनों ने 8 से 10 मार्च तक होने वाली विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार चाहे तो दखल देकर बिजली महंगी करने का प्रस्ताव खारिज करा सकती है, लेकिन कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान मध्यम वर्ग को राहत दिलाने सरकार ने अब तक कदम नहीं उठाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को मांगों के बारे में ज्ञापन भी सौंपा है। नीतिगत निर्णय लेकर वो विद्युत नियामक आयोग को बता सकती है कि कोरोना काल में बिजली की रेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार चुप बैठी है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और चलिए देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। विदेश मंत्रालय ने कीव के बाद खार्किव को छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को हर हाल में रात 9:30 बजे तक खार्किव शहर को छोड़ने का निर्देश दिया। और इस बीच यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। ये छात्र पंजाब का रहने वाला था, जिसकी मौत की वजह स्ट्रोक को बताया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 24 घंटे में 21 लोग मारे गए, 112 घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि जंग में अभी तक यूक्रेन की सेना ने 6000 रूसी सैनिकों को मारा है। इधर रूस खेरसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन पूरा का पूरा जंग का मैदान बन चुका है। खुद को बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी कर कहा कि अब तक करीब 8,36,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है। लोग यूक्रेन से पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, जिनमें से आधे पोलैंड में हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को आपका एक एक वोट नई ऊर्जा देगा। आपका एक एक वोट उन घोर परिवारवादियों को करारा जवाब देगा जिन्होंने इस क्षेत्र को इतने दशकों तक विकास से वंचित रखा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार बनाने का काम पूरा कर लिया है। छठे 7वें चरण में अब 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बेटी के जन्म पर 25,000 रुपए देंगे।
60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं बहनें उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी का दौर जारी है। मंडला जिले के 2 छात्र सकुशल भारत पहुंच गए, जिनमें से निखिल खरे मंडला पहुंच गए हैं। वहीं नागेंद्र डोंगरे 1-2 दिन में भारत आएंगे। छात्र निखिल ने बताया कि वो MBBS 3rd ईयर के छात्र हैं। निखिल ने बताया कि यूक्रेन के हालात बेहद खराब हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कटनी की सुनिधि सिंह भी लौटी हैं। 4 दिन से रोमानिया बॉर्डर पर थीं, जो मंगलवार देर शाम स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। आज सुबह सुनिधि को फ्लाइट में जबलपुर लाया गया, जहां सुनिधि के माता पिता उसको लेने पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश के 193 स्टूडेंट और उनके परिजनों ने सरकार से संपर्क कर मदद मांगी थी, जिनमें से 60 सकुशल लौट आए। बाकी को भी जल्द से जल्द लाने का प्रयास है। छात्र और उनके अभिभावकों से सभी जिलों के SP सीधा संपर्क कर रहे हैं। 165 परिवारों से संपर्क हो चुका है। 2 से 3 दिन में 26 फ्लाइट आने वाली हैं। अच्छा ही फील कर रहा हूँ, बट मैं जिनके साथ था पिछले 5 सालों से, वो लोग बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है। वो लोग के पास अभी तो खाने पीने का भी शायद आज मतलब मेरी परसों बात हुई थी तो 1-2 दिन का ही बचा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली उनके साथ समस्या ये भी है कि वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, तो वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से तो बिल्कुल ही वहाँ से निकलना तो अभी नामुमकिन ही है, क्योंकि कीव के रास्ते ही उनको वापस जाना है। मंडला जिले से 2 छात्र यूक्रेन अध्ययन के लिए गए थे, जिनमें से निखिल खरे जो कि मंडला वापस आ चुके हैं, और जो नागेंद्र डोंगरे जो हैं वो कल तक रोमानिया पहुंच चुके थे और संभवतः वो 1-2 दिन में वापस आएंगे। यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत हो रही थी, धीरे धीरे जैसे भी सिचुएशन और ख़राब होती जा रही थी, तो मैं तो फॉर्चुनेटली सही टाइम पे निकल आई थी, मैं ये कहूँगी। बाकी बच्चे भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए सिचुएशन और थोड़ी मुश्किल हो रही है। घर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीफ फील हो रहा है कि हम फाइनली एक सेफ जगह पे है। 193 लोगों ने जो संपर्क किया था CM हेल्पलाइन और अलग अलग प्रकार से, उनमें से 60 लोग सकुशल घर पर पहुंच चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को, SP को निर्देश दिए। हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी सभी लोगों से जो हमारे प्रदेश के हैं उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।